हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिलाषा टांक हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोगों के 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। 12th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए यानी कि उनका जो विषय है फसल उत्पादन सब्जेक्ट, उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परिरक्षित उत्पाद या परिरक्षित पदार्थ। उससे रिलेटेड आज मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ कि जैम और जेली के प्रोडक्शन के बारे में, कि जैम और जेली का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, क्योंकि ये वो विषय है या ये वो सब्जेक्ट है या बोल सकते हैं ये वो टॉपिक है जिसमें से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं जैम के बारे में और जेली के बारे में जानते हैं। तो जैम आप लोगों को पता होगा एक तरह का प्रिजर्वेटिव मटेरियल है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि परिरक्षित पदार्थ क्या होता है। तो परिरक्षित पदार्थ यानी प्रिजर्वेटिव मटेरियल वो प्रोडक्ट या मटेरियल होते हैं जो केमिकल और फिजिकल यानी कि भौतिक और रासायनिक चीज़ें मिला करके फूड प्रोडक्ट को लंबे समय तक उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी या उनमें ऐड किए जाते हैं। तो प्रिजर्वेटिव मटेरियल वो मटेरियल होते हैं। इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत जैम और जेली, अचार, टमाटो सॉस, ये सब आ जाता है। तो आज हम लोग देख रहे हैं जैम के बारे में। तो जैम क्या होता है, आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा। जैम एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसको आप ब्रेड या रोटी के साथ बच्चे खाते हैं। इसको अलग अलग पैकेजिंग में भी आपने देखा होगा। पर आपके मन में कभी ये प्रश्न आया है कि ये जैम बना कैसे है, इसको कैसे बनाया गया है? ठीक है, तो जो जैम होता है ये इस तरह से इसको हिंदी में मुरब्बा भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो जैम होता है वो फ्रूट पल्प यानी कि डिफरेंट काइंड्स के जो नेचर में उपस्थित या प्राकृतिक रूप से उपस्थित जो फ्रूट्स होते हैं या फल होते हैं उनके गूदों को लेकर के तैयार किया जाता है। तो कैसे तैयार किया जाता है? तो जो फ्रूट होता है सबसे पहले आपको फ्रूट का पल्प लेना है और पल्प में शुगर और साइट्रिक एसिड के कंटेंट डालने हैं। शुगर की मात्रा 68% इसमें होती है। इसके बाद शुगर और साइट्रिक एसिड को आपको एक मर्तबान में लेकर के दोनों की मात्रा बराबर लेकर के फ्रूट के गूदे की या फ्रूट के या फलों के गूदे की मात्रा को बराबर लेकर के आपको एक मर्तबान में लेकर उसे गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसको उस कंडीशन तक, उस लेवल तक गर्म करना है जब वो गाढ़ा हो जाए या डेंस हो जाए। ठीक, और उसके बाद जो पदार्थ बनता है गर्म करने के बाद उसे बॉटलों में और पैकेजिंग करके मार्केट में भेजा जाता है, वो जैम कहलाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जो जैम है उसमें कौन कौन से फ्रूट लिए जाते हैं या कौन कौन से फलों का इस्तेमाल किया जाता है जैम बनाने के लिए। तो पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच, गुआवा, पियर, एप्पल। फिर से बता देती हूँ कि जो जैम मार्केट में अवेलेबल होता है अलग अलग फ्लेवर में, अलग अलग स्वादों में अवेलेबल होता है। तो वो जो स्वाद है वो कहाँ कहाँ से आते हैं, वो उनके टेक्सचर कहाँ कहाँ से आते हैं? तो वो आते हैं पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच, गुआवा, पियर और एप्पल से आते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में पाइनएप्पल को आप सभी जानते हैं अनानास बोला जाता है, गुआवा को जाम या अमरूद कहा जाता है, स्ट्रॉबेरीज, पीच को आड़ू कहा जाता है। तो इन सब की मदद से क्या होता है, उसमें शुगर और साइट्रिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है वो मिला करके जैम की बॉटल्स मार्केट में सप्लाई की जाती हैं। फिर से बता देती हूँ आप बच्चों को, क्योंकि जब आप बुक देखते हैं तो बुक में क्या होता है, बड़ी बड़ी परिभाषाएं, डेफिनेशंस उसमें रहती हैं। कंपोजिशन का लेंथी स्वरूप रहता है, लंबा स्वरूप रहता है, उसके बारे में उसको विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। तो मैंने क्या किया है, इसका शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म आपके सामने लेकर आई हूँ कि ताकि आपको एक बेसिक फॉर्म समझ में आए और आप उसको आसानी से एग्जाम में लिख सकें। तो बच्चों मैं फिर से बता रही हूँ कि जो जैम होता है वो एक तरह का प्रिजर्वेटिव मटेरियल होता है यानी कि परिरक्षित पदार्थ होता है। ठीक है, तो परिरक्षित पदार्थ मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको केमिकल और फिजिकल मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो प्रिजर्व करना क्या होता है कि उनके गुणों को, उनकी क्वालिटीज़ को, उनके लॉन्ग लास्टिंग पीरियड को हम संभाल कर लंबे समय तक रख सकते हैं। अब देखिए, अब आप घरों में देखते ही होंगे कि मम्मियाँ अचार बनाती हैं। ठीक है, तो अचार में क्या मिलाती हैं वो? तेल, ऑयल, नमक, मसाले। तो इनका जो मात्रा है, इनकी जो कंटेंट है वो ज़्यादा में ज़्यादा रखती हैं ताकि अचार वो 1-2 साल रन कर सके, चल सके। उसी तरह से जैम भी क्या होता है, एक तरह का प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट होता है। मार्केट में जब वो आता है तो उसे लंबे समय तक रहना पड़ता है ताकि लोगों तक पब्लिसिटी हो सके। तब तक उसको प्रिजर्व रखने के लिए सबसे मेन कंटेंट इसमें क्या होता है, शुगर का होता है और साइट्रिक एसिड का होता है। ओके, तो फिर से बता देती हूँ कि जो जैम होता है एक तरह का प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट होता है जिसके अंतर्गत शुगर 68% और साइट्रिक एसिड यानी खटास जिसको बोलेंगे वो मिलाई जाती है। किस में मिलाई जाती है? फ्रूट पल्प यानी कि फलों के गूदे के अंदर मिलाई जाती है।
ओके। उसके बाद इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन तैयार करके एक मर्तबान या कोई बर्तन के अंदर या कोई कंटेनर के अंदर उसको उस समय तक बॉईल किया जाता है, गर्म किया जाता है जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए। आप जानते होंगे जैम कितना गाढ़ा होता है, देखते ही होंगे, ठीक है, खाया ही है आप लोगों ने, ठीक। तो जब तक उसको पकाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, जब तक कि वो गाढ़ा या डेंस सब्सटेंस का रूप ना ले ले, ओके। उसके बाद फिर से बताती हूँ कि फ्रूट क्या है, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच, गुआवा, पियर। आपको ये जो फ्लो चार्ट है इसके अकॉर्डिंग आप उसको शब्दों में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ओके। अब आते हैं हमारे टॉपिक दूसरे, जेली पर। जेली भी देखी होगी आपने, रंग बिरंगी, कलरफुल, अलग अलग तरह की, स्वाद में भी अच्छी, स्वीट, बढ़िया। तो भाई इसमें भी क्या होता है, सेम सब्सटेंस कैसे होते हैं, जेली जैम की तरह ही होते हैं, बट सबसे मेन कंटेंट जो होता है, जो उसको जैम से डिफर करता है, डिफरेंट करता है, वो होता है पैक्टिन। अब पैक्टिन क्या होता है, बता सकते हैं आप पैक्टिन क्या होता है? चलिए मैं बता देती हूँ। तो पैक्टिन क्या होता है, एक तरह का हेट्रोपॉलीसेकेराइड कंटेंट होता है, कंपोनेंट होता है। अब हेट्रोपॉलीसेकेराइड है ये, तो पॉलीसेकेराइड वर्ड आपने सुना ही होगा, किसमें पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक। तो जितने भी फ्रूट सब्सटेंस होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि भाई उनमें कार्बोहाइड्रेट तो पाया ही जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या पाया जाता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, और उसी का रूप क्या होगा, पैक्टिन। अब पैक्टिन किस लिए ज़रूरी है, जेली के लिए ज़रूरी है, जो कि उसको जैम से डिफर करता है, अलग करता है, ठीक। अब वापस से हम आए, जेली रंग बिरंगी, कलरफुल, ठीक है। तो इसमें शुगर और साइट्रिक एसिड की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसका कंपोनेंट क्या होता है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, पैक्टिन होता है, जिसकी मात्रा लिखी हुई है 0.8 से लेकर के 1% तक मिला रहती है। दूसरा शुगर, साइट्रिक एसिड और वाटर का कंटेंट इसमें 65, 0.75% और वाटर का 33 से 38% तक कंपोनेंट रहता है, इसकी कंपोजिशन रहती है। अब भाई आपके मन में ये विचार क्यों नहीं आ रहा है, मतलब मेरे मन में तो आ रहा है पढ़ाते वक्त, आपके मन में विचार आना चाहिए कि भाई जैम और जेली का कंटेंट तो एक जैसे ही है, शुगर, मिठास, सब कुछ, खटाई अटाई सब कुछ है उसमें, पर हम इसमें अलग से इसमें शुगर और साइट्रिक एसिड क्यों मिला रहे हैं? भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि मम्मियाँ जो घर में होती हैं वो क्या करती हैं, अचार बनाने के लिए तेल, नमक, इन सब की मात्रा को प्रॉपर वे में मिलाती हैं। तो उसी तरह से अगर हम कोई सब्सटेंस तैयार कर रहे हैं तो उसको प्रिजर्वेटिव फॉर्म में लाने के लिए हमको शुगर यानी कि परिरक्षित पदार्थ के रूप में बनाने के लिए हमको शक्कर की मात्रा, चीनी की मात्रा और साइट्रिक एसिड की मात्रा इसमें ऊपर से अलग से मिलानी पड़ती है, ओके। तो जेली वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें एप्पल, क्रेनबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और चेरीज, इसके अलावा बहुत सारे फलों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और दूसरा, हाँ, अब इसमें क्वेश्चन आता है, मतलब बोर्ड एग्जाम एक क्वेश्चन पूछता है, वो बता देती हूँ क्या पूछता है कि अच्छी जेली की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी मतलब क्या ऐसी क्वालिटीज़ है, इसके क्या ऐसे गुण होते हैं जो एक अच्छी जेली में होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ओके। तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, भाई आप बताइए क्या होनी चाहिए क्वालिटीज़। तो जेली, सबसे पहले जेली का ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होना ज़रूरी है, यानी कि जब आप उसको हाथों में लो तब उसके आप आर पार आसानी से देख सको, तो उसका क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है, ओके। सेकंड पॉइंट है नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी मतलब चिपचिपा रहित होनी चाहिए, चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। आप उसे हाथों में लो, चम्मच से लो तो वो चिपकना नहीं चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए। आप किसी मर्तबान में या किसी शीशी या बॉटल के अंदर जब उसको देखते हो तो वो चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है टेक द शेप ऑफ वेसल। टेक द शेप ऑफ वेसल मतलब जो भी पात्र है, जो भी पात्र है, चाहे वो बर्नी के रूप में हो, शीशी के रूप में हो, चाहे वो कोई प्लेट के फॉर्म में हो, उसके अंदर जैसा डाला जाए उसका रूप वैसा ही वो ले ले, सबसे मेन पॉइंट होता है। जेली आपने देखी होगी अलग अलग डिज़ाइनर पैकेज में मिलती है मार्केट में, किसी का ट्रायंगल शेप में मिलेगी आपको, किसी का सर्कल फेस में मिलेगी, ठीक है, किसी में अलग अलग फेसेस में आपको मिलती है। तो जिस मर्तबान में, जिस पात्र में या जिस पैकेजिंग में आप उसे देख रहे हो उसका शेप वैसा ही होना चाहिए। ये 3 पॉइंट हो गए इसके। अगला पॉइंट, अरोमा टेस्ट ऑफ फ्रूट। अरोमा एंड टेस्ट ऑफ फ्रूट। अरोमा क्या होता है, खुशबू, सुगंध। टेस्ट तो पता ही सबको, स्वाद को बोलते हैं। तो भाई जैसे मान लीजिए आपने बनाया एप्पल का या स्ट्रॉबेरी का जेली बनाई है, तो उसकी खुशबू, जेली की जो फ्रूट है उसकी खुशबू, सुगंध प्रॉपर वैसी होनी चाहिए
और उसकी स्वाद यानी कि जो टेस्ट आना चाहिए, जैसे गुआवा का टेस्ट है तो गुआवा का, एप्पल का तो एप्पल का टेस्ट, तो इससे आपको समझ में जाएगा कि आपकी जेली जो है वो तैयार हो चुकी है। अगला है शुड नॉट बी स्पिल्ड, यानी कि शुड नॉट बी स्पिल्ड यानी कि जब आपने उसको कोई मर्तबान में लिया है या आपने उसको कोई बॉटल के अंदर लिया है, जब आप उसको उलटते हो तो उसके अंदर से पानी जैसे बहे ना, पानी ना बहे या उसको लिक्विड फॉर्म जो है वो ना रहे, यानी कि फॉर्म कैसा रहे, थिक रहे, ठीक है, थिक फॉर्म में रहे या गाढ़े फॉर्म में रहे, ठीक है, ब्रिक्स फॉर्म में रहे। ओके, आगे क्लीन व्हेन कट विथ अ स्पून या नाइफ। ओके, हम यहाँ पर सकते हैं क्लीन व्हेन कट विथ अ स्पून, यानी कि जब आप किसी चम्मच या किसी नाइफ की सहायता से आप उसको कट करते हैं, खाने के लिए लेते हैं या आप उसको नाइफ के ब्रेड के ऊपर आप उसको लगाते हैं, तो किसी चम्मच में या किसी चाकू पर उसको चिपकना नहीं चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जेली और जैम के ऊपर एक टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि जैम का निर्माण कैसे होता है। तो जैम के लिए हमको कोई एक फ्रूट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं एप्पल का फ्रूट। ओके, तो एप्पल का फ्रूट हम लेंगे, तो उसके लिए एप्पल के फ्रूट को मतलब रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या लगेगी वो देख लेते हैं। ओके, तो एप्पल का फ्रूट लेना है तो उसके लिए रिक्वायर है एप्पल आपको कितना 1 kg लेना है, शुगर 1 kg लेना है, साइट्रिक एसिड 5 ग्राम लेना है, कार्डामम 5 ग्राम और कलर एंड फ्लेवर आपको एज रिक्वायर लेना है। ओके, यानी कि जब हम जैम बना रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर फ्रूट का होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। तो फ्रूट आप कुछ कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने एप्पल को सिलेक्ट किया है, आप गुआवा भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज वगैरह भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो जैम, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि जैम बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, हाउ टू प्रिपेयर जैम। ओके, तो जैम के लिए एप्पल, शुगर, साइट्रिक एसिड, कार्डामम, कलर एंड फ्लेवर आपको लगेंगे। ठीक, ये इसकी रिक्वायरमेंट हो गई। अब हम आते हैं इसके मेथड पर या प्रोडक्शन मेथड पर कि भाई घरों में तो हम आसानी से बना लेते हैं, पर बड़े बड़े जो प्रोडक्शन लेवल होते हैं वो लोग भी इसको कैसे बनाते हैं। प्रोडक्शन यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ये जैम बड़ी बड़ी कंपनियों में बनता है, वो कैसे बनता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही मेथड है, आप घरों में देखते हैं कि मम्मियाँ भी जब कोई चीज़ बनाती हैं तो सबसे पहले उसको क्या करती हैं, सिलेक्टेड फ्रूट या सिलेक्टेड वेजिटेबल या कुछ भी वो जो बनाने वाली हैं वो सिलेक्टेड आइटम लेती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एप्पल को लिया है, सिलेक्टेड एप्पल को लिया है, अच्छे पके हुए फलों को लिया है, पके हुए सेबों को लिया है हमने। ठीक है, और जो हेल्दी भी हैं। ठीक, क्योंकि अगर आप सड़े गले फ्रूट से अगर आप बनाएंगे तो जैम आपका क्या होगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो हेल्दी और रिपन फ्रूट आपको लेना है, यानी कि पका हुआ अच्छा सेब आपको लेना है। फिर आप क्या करते हैं, आप उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, देन उसको सुखाएंगे, क्योंकि कोई भी गीली चीज़ों का इस्तेमाल क्या किया जाता है, कोई भी प्रोडक्शन में या फिर बोल सकते हैं घर में अगर आप जैम बना रहे हैं तो उसमें नहीं किया जाता। ओके, तो वॉश विथ फ्रेश वाटर, आपको साफ पानी से उन फलों को धोना है, अच्छी तरह से सुखाना है, उसके बाद उसको छीलना है, यानी कि पील्ड करना है, पील्ड ऑफ एंड रिमूव्ड सीड्स। सबसे मेन चीज़ होती है उसके ऊपर के छिलके को उतारना है और अंदर के जो बीज हैं उसको क्या करना है, आपको निकाल कर अलग करना है। देन उसके बाद उसका जो गूदा है या उसका जो पल्प है उसको एक मर्तबान में या कोई बर्तन में, बड़े कंटेनर में आपको क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है और उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में जो एक मात्रा दी जाती है जैम बनाने के लिए, जैसे मैंने बताया था 68% शुगर इसमें मिलाई जाती है, तो वो शुगर उसके अंदर मिलानी है और उसमें पानी की मात्रा भी थोड़ी सी मिलाना है और उसको क्या करना है, 5 से 7 मिनट तक हीट करना है, बॉईल करना है, गर्म करना है। एक प्रॉपर जो मिनट होता है, अगर आपको एक अंदाजे से अगर देखा जाए तो ये हो सकता है कि जब तक वो उचित गाढ़ेपन के लेवल पे ना आ जाए उस लेवल तक आपको उसको हीट करना है। एक एवरेज टाइम यहाँ पर दे दिया गया है 5 to 7 मिनट। आप क्या करेंगे, इतनी प्रोसीजर आपने कर ली, यानी क्या किया आपने, हेल्दी फ्रूट्स और पके हुए फ्रूट्स ले लिए, उनको वॉश भी कर लिया, उनका छिलका भी उतार लिया, उनके बीज भी अलग कर दिए, उनके गूदे को भी आपने सिलेक्ट कर लिया। अब शुगर और वाटर कंटेंट भी आपने उसमें मिला दिया है, इसके अलावा उसको गर्म होने रख दिया है। तो उसके बाद मेन इंग्रेडिएंट आता है उसका, जो कि उसकी फ्लेवर को उसके फ्लेवर को और उसकी सुगंध को इनहेंस करने का काम करेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कलर एंड फ्लेवर, यानी मनचाहा कलर आप उसको अगर आप देना चाहते हैं, अगर कलर कोई नहीं डालना चाहते तो वो भी कोई इशू नहीं है। तो उसमें लेमन जूस और कार्डामम यानी कि इलायची और जो नींबू का रस है वो आप उसमें मिलाएंगे। उसके बाद प्रॉपर उसको करछी की सहायता से, चम्मच की सहायता से या भी जो भी आपके सामने स्टायरर है उसकी मदद से प्रॉपर वे में आप उसको स्टायरर करेंगे। उसके बाद उसको पूरा, जब ये पूरी प्रोसीजर आपकी हो जाएगी तो उसको
कूल डाउन होने के लिए कुछ समय के लिए रख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फाइनल प्रोसीजर हमारी बॉटल में, पैकेजिंग इंडस्ट्री या घर में जो हम बना रहे हैं हम उसको बॉटल में पैक करके रख देते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको बता दिया कि भाई प्रिजर्वेटिव मटेरियल प्रोडक्ट क्या होते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी दिया। मैंने आपको जैम और जेली के बारे में बताया भी कि वो क्या होते हैं, किन प्रोडक्ट्स या किन फ्रूट्स से मिलकर बनाए जाते हैं। आपको क्वेश्चन भी बताया मैंने कि भाई अच्छी क्वालिटी, जो जेली की अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगला जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आपसे पूछता है वो पूछता है जैम और जेली में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन जैम एंड जेली। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने जैम और जेली को पहले अच्छे से समझ लिया है तो आप इसके अंतरों को आपको, यानी कि इनके डिफरेंसेस को याद करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अब जैम और जेली के डिफरेंसेस को देखने के लिए। पहला डिफरेंस है जैम का, देखते हैं, रिक्वायर्ड पल्पी फ्रूट्स, ओके, और इसका अंतर है रिक्वायर्ड जूसी फ्रूट्स। दोनों में अंतर आपको समझ आ रहा होगा पढ़ करके कि भाई इसमें हमको गूदे की आवश्यकता है, पल्प की आवश्यकता है, ना कि रस की। रस तो उसमें ऑलरेडी खैर होगा ही, बट इसमें क्या होगा, हमको ओनली जूस से मतलब है, यानी कि उसके फ्रूट जूस या उसके जो रस वाले फल होते हैं उनसे हमको जेली बनाई जाती है। दूसरा डिफरेंस है नॉट रिक्वायर्ड एनी एजिंग केमिकल्स। नॉट रिक्वायर्ड एनी एजिंग केमिकल्स मतलब कि इसको पकाने के लिए या इसको जमाने के लिए हमको किसी केमिकल डालने की, एक्स्ट्रा केमिकल जो मार्केट में मिलते हैं वो सब डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड इसमें है रिक्वायर्ड पैक्टिन सब्सटेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो जेली बनाई जाती है तो उसका मेन कंटेंट क्या होना चाहिए, पैक्टिन वाले फ्रूट्स या पैक्टिन फ्रूट्स में मौजूद होना चाहिए। पैक्टिन में आपको बताई चुकी हूँ एक तरह का हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है। तो इसमें ज़रूरत है रिक्वायर्ड एनी, नॉट रिक्वायर्ड एनी एजिंग केमिकल्स, यानी इसमें ऊपर से कोई केमिकल मिलाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गूदे वाले फ्रूट्स की ज़रूरत है, इसमें जूसी फ्रूट्स की ज़रूरत है, और इसमें पैक्टिन, जो फ्रूट आप ले रहे हैं उसमें पैक्टिन होना बहुत ज़रूरी है। अगला है अपीयरेंस इज ओपैक, यानी कि जब आप जैम बनाते हैं तो ये अपारदर्शी होना चाहिए। ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शी होना चाहिए। जैम को जब आप किसी इस तरह से हाथ में लेकर के उसके आर पार दिखने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, वो थिक ही दिखेगा आपको, ओके। शुगर एडेड ऑन सोरनेस, यानी कि जब आप जैम बनाते हैं तो उसमें जो खटास है, फलों की जो खटास आती है, उस आधार पर ही आपको उतनी मात्रा में, उससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आपको क्या मिलाना है, उसमें शुगर ऐड करना है, यानी शक्कर या चीनी मिलानी है। ब्रिक्स वैल्यू इज हाई, इसकी जो ब्रिक्स वैल्यू यानी कि थिकनेस जो होती है, ब्रिक्स वैल्यू जो होती है वो हाई होनी चाहिए, यानी कि इसको जब खाते वक्त या निकालते वक्त चम्मच से ये बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, इसके ब्रिक्स वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। इसको अगर हम देखें जेली को, तो अपीयरेंस इज ट्रांसपेरेंट। जब मैंने पहले आपको जेली के बारे में बता रही थी, इसकी क्वालिटीज़ के बारे में से, गुणों के बारे में, तब मैंने बताया था कि भाई ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट मेंशन हुआ है कि अपीयरेंस इज ट्रांसपेरेंट। जब आप इसको हाथों में ले या कहीं आप इसको देखने की कोशिश करें तो थोड़ा सा इसके आर पार इसे आप देख सकते हैं, ओके। अगला है शुगर एडेड ऑन पैक्टिन सब्सटेंस, यानी कि जो फ्रूट आपने लिया है, जिस फ्रूट से आप जेली बना रहे हो, उसमें जो पैक्टिन सब्सटेंस है उसके आधार पर ही क्या होता है, इसमें शुगर जो है वो मिलाई जानी चाहिए, ओके। अगला है ब्रिक्स वैल्यू इज लो, यानी कि इसका अपोजिट क्या हो गया, यहाँ पर आपने देखा था ब्रिक्स वैल्यू इज हाई, यानी कि जो इसकी थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बट जो जेली बनाई जाती है उसकी जो थिकनेस होती है वो कम होनी चाहिए, ब्रिक्स वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैम और जेली में ये डिफरेंसेस हैं। फिर से मैं बता देती हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैम और जेली की मेथड भी बताई थी कि जैम की मेथड बताई थी कि कैसे बनाई जाती है। उसमें से आप कोई भी एक मेथड लिख सकते हैं, आप उस बेस पर गुआवा से बने हुए जैम की मेथड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैम और जेली का जो डिफरेंस है, जो आपको पहले अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है या जो मेरे वीडियो को अगर आपने शुरू से ठीक से देखा है तो आप वो जैम और जेली के बीच में डिफरेंस को आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो जैम में रिक्वायर्ड पल्पी फ्रूट्स होते हैं, नॉट रिक्वायर्ड एनी एजिंग केमिकल्स, यानी कि इसमें आपको गूदेदार फलों की आवश्यकता है, कोई भी ऊपरी केमिकल इसमें मिलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ये अपीयरेंस किसका, ओपैक होना चाहिए, मतलब अपारदर्शी होना चाहिए। इसमें खटास के आधार पर शक्कर को या चीनी को मिलाना चाहिए, और इसकी जो ब्रिक्स वैल्यू यानी कि जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, सेम एज
रिक्वायर्ड जूसी फ्रूट्स यानी कि रसदार फलों की आवश्यकता है जिसमें पैक्टिन सब्सटेंस मौजूद होना चाहिए, पैक्टिन। ओके, फिर अपीयरेंस ट्रांसपेरेंट, ये भी मेन पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जेली बनने के बाद, ओके, नॉट बिफोर। ओके, शुगर एडेड ऑन पैक्टिन सब्सटेंस, पैक्टिन सब्सटेंस के बेसिस को चेक करने के बाद ही आपको उसमें शक्कर या चीनी मिलानी चाहिए और ब्रिक्स वैल्यू जो है वो इसकी लो होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपके आने वाले पेपर के लिए आपको अभी से ऑल द बेस्ट। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और इससे आपको कंटेंट में आपके पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।